चलिए फ्रेंड्स, what change will you expect in the stretching frequency of the carbonyl in? अब इसके अंदर दोस्तों हमें जो है ना यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा वो पूछा गया है। रिएक्शन ये है, मैं भूल गया था तो मैंने वापस लिखी है। अब देखो, आपको ये पता है कि यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ पर और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है ना, इस तरह ये रेजोनेंस में जा सकता है। पर आप सोचो कि ये भी तो रेजोनेंस में यहाँ पर जा सकता है, मतलब दोनों में कंडीशन सेम है, बट फिर भी यहाँ पर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन ग्रेटर देन नाइट्रोजन है बेटा, और ग्रेटर देन नाइट्रोजन है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो बॉन्ड यहाँ होगा वो मोर पोलर होगा कंपेयर टू सी एन बॉन्ड। सी सी एल बॉन्ड की पोलरिटी ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो अच्छे से होगी, और इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड अच्छे से एक दूसरे को खींच पाएगा। इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और ये बॉन्ड कम स्ट्रॉन्गर है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ होगी। फिर भी मैंने एक काम किया है कि आप लोगों के लिए क्या किया है कि मैंने एक पूरा टेबल निकाला है। देखो, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की फ्रीक्वेंसी 1680 सेंटीमीटर इनवर्स है। ओके, इसके अलावा आप देखिए कि एमाइड की 1690 सेंटीमीटर इनवर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड की 1710 सेंटीमीटर इनवर्स, तो एसिड क्लोराइड की जो है वो 1800 है। यहाँ जो हमें दिया है वो एसिड क्लोराइड कह सकते हैं 1800 सेंटीमीटर इनवर्स। और यहाँ पर हमें क्या दिया है, ये तो एमाइड ग्रुप है CuNH2, और इसकी कितनी है 1690 सेंटीमीटर इनवर्स। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हैं ना इस टेबल को लर्न कर लेना प्लीज़, ताकि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोपाइरेनोस विथ एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड इन pyridine गिव्स। अब एक्चुअली मैंने ये पढ़ा दिया है हाइड मोड में, पर आप समझो इसको कि मैंने आपको कहा था कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद करना है। कौन सा वाला? फर्स्ट CHO 2 3 4 5 6, ये वाला CH2OH 6 नंबर का होगा। फिर मैंने कहा था याद रखना कि H H OH और H, यहाँ H है तो OH, OH है तो H OH OH। फिर मैंने आपको कहा था ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, पर हमें यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है वो किसके बारे में पूछा है? तो डी ग्लूकोपाइरेनोस। पाइरेनोस का मतलब क्या हुआ कि 6 मेंबर की रिंग, उसे पाइरेनोस कहा जाता है। 6 मेंबर रिंग, इसे क्या कहा जाता है? पाइरेनोस। तो यहाँ पहले 6 मेंबर रिंग आपको बनानी पड़ेगी, और वो मैंने आपको सिखा दी है कैसे बनानी है। याद करो आपको अगर अच्छे से याद आता हो तो कैसे रिंग बनानी है, कि ये फर्स्ट वाला जो है एनोमेरिक कार्बन है, इसको आपको 5th वाले के साथ अटैच करना है। तो 1 2 3 4 5 6 वाला CH2OH, और 5th वाले को हम यहाँ अटैच करेंगे। ये क्या होगा आपका? H H OH H OH H OH। अब ये फर्स्ट होगा वो एनोमेरिक कार्बन होगा। आपको याद हो तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो कार्बन कार्बोनिल फॉर्म में हो उसे एनोमेरिक कहा जाता है। पर यहाँ एक बात कह दूँ, मैं अल्फ़ा ड्रॉ करूँ या बीटा ड्रॉ करूँ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें क्लैरिफाई किया ही नहीं कि अल्फ़ा लेना है या बीटा लेना है। तो आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं OH कह रहा हूँ और इसको मैं H कह रहा हूँ। पूछा क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। आपको ये कहा है कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। आपको इससे मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ कह देता हूँ कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है, हाइड्रोक्सिल
ग्रुप जो होता है, फिनोलिक नहीं कह रहा हूँ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा। फिनोलिक OH नहीं करेगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। अब ये क्या चीज़ होगी कि अगर आप इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करोगे, आप अगर इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करोगे तो एसिटाइल ग्रुप इसके अंदर ऐड होगा। मतलब होगा क्या कि यहाँ से H निकल जाएगा और O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसमें ये कन्वर्ट होगा। तो जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे उतनी रिएक्शन होगी। तो आपको गिनना क्या है कि अंदर कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये आपका डी ग्लूकोपाइरेनो स्ट्रक्चर है। इसमें 1 2 3 4 और 5 OH ग्रुप अवेलेबल है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के जो 5 मॉलिक्यूल्स हो गए वो इन पांचों के साथ रिएक्शन करके OCO-CH3 में इसको कन्वर्ट करवाएंगे। ओके, कन्वर्ट करवाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पेंटा डेरिवेटिव मिलेगी। ये लोग हमें ये पूछना चाहते हैं कि हमारे डी ग्लूकोपाइरेनोस के अंदर कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल है। आया समझ में? तो पेंटा ओ एसिटाइल डेरिवेटिव है। और आपको मैंने कहा कि कितने एसिटेट आयन रिएक्ट करेंगे, तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप। ओके, अगर ये ग्लूकोज की जगह फ्रुक्टोज होता ना बेटा, तो मेरे ख्याल से 4 होते। फिर भी स्ट्रक्चर देख लेना कि कितने OH अवेलेबल है उसके अंदर, उतने रिएक्शन करेंगे। पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव क्यों देगा? क्योंकि डी ग्लूकोपाइरेनोस के अंदर 5 OH है और एसिटिक एनहाइड्राइड उसके साथ रिएक्शन करेगा। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ द W ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक्चुअली ये ना करो ना तो भी इसका आंसर आपको मिल सकता है। पहले इसको आप खोल दो, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब मुझे ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में देखो 2 मिथाइल ग्रुप आपको दिख ही रहे हैं। तो आप सोचो कि ये वाला फॉर्मेट हमें ऑलरेडी दे दिया है, ऐसा ही पकड़ो ना। ये वाला जो फॉर्मेट है, आप इतना आपको शायद दिख रहा होगा कि अवेलेबल ही है, अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है तो, है ना। अब बाकी का जो स्ट्रक्चर है आपको इसको काटना है। तो देखो डबल बॉन्ड N है और CH3 है, डबल बॉन्ड N और CH3 है, डबल बॉन्ड ये तो ऑप्शन कट ही जाएगा, ऐसा ही आप मान लो। डबल बॉन्ड NO है तो इसको भी आप काट दो। और ये वाला D और A, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब आप भी इसको थोड़ा बहुत समझो, सोचो। लो बैटरी यार, लो बैटरी हो गई। अब देखो इसके अंदर आप भी थोड़ा बहुत सोचो तो आपको आइडिया आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, CH3 है, ये CO ग्रुप है। तो होगा क्या कि यहाँ से आपको वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब आप सोचो कि हम इसे ड्रॉ करें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरह हम इसे सोचे। पहले हम इसे ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए, H2N CnH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप सोचो कि हम क्या करें, यहाँ से H2O निकालें, यहाँ से H2O निकालें, H2O निकाले तो डबल बॉन्ड होगा। चलिए डबल बॉन्ड भी कर देते हैं, मैं इसमें ही कर रहा हूँ। ओके, मैं इसमें ही कर देता हूँ चेंजेस। अब देखो क्या था यहाँ पर, N
N, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड। अब आप मुझे बताओ कि ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? इसमें बना सकते हो? नहीं बना सकते। आप कॉन्जुगेशन में भी नहीं जा सकते। कैसे कॉन्जुगेशन में जाओगे? क्या ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करो, H यहाँ पर शिफ्ट करो, H ऐसे घूमेगा नहीं बेटा। ये ललचाने के लिए ऐसा दिया है आप लोगों को। पर अब मैं देखो आपको कहूँगा कि आप एक काम करो कि ये वाला मॉलिक्यूल हम ड्रॉ करें। तो यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड NH और यहाँ पर NH2 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस तरह होगा। अब जब ये इस तरह होगा ना बेटा, तब यहाँ से पहले निकल जाएगा तो एक डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। ओके, एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा। पहले ये वाली जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इस पर होगी तो ये यहाँ पर चली जाएगी। और फिर क्या होगा? एरोमेटिसिटी के लिए जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तब यहाँ डबल बॉन्ड होगा ना, तब ये यहाँ आ जाएगा तो इसके जैसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा। ओके, ये शिफ्ट हो नहीं हो सकता, ये शिफ्ट होगा। आप मैकेनिज्म ड्रॉ करना होगा आपसे। राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन की मेजर प्रोडक्ट हमें लिख के दिखानी है। अब देखो आपको शायद मैंने कहीं पर कहा है या नहीं कहा है वो पता नहीं है, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर आपको कह दूँ कि ये पैटर्नो-बच रिडक्शन रिएक्शन है। पैटर्नो-बच रिडक्शन रिएक्शन है। और इसके अंदर होता क्या है? फोर मेंबर ऑक्सीटे रिंग मिलती है। कितने? 4 मेंबर। अब देखो रिएक्शन किसके साथ हो रही है, मैं पहले ड्रॉ कर देता हूं इसको। ये है हमारी, ओके, किसके साथ रिएक्शन हो रही है? तो C डबल बॉन्ड O, PH और PH। अब देखो इसमें रिएक्शन किस तरह होगी? ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि भाई ये पार्शियल नेगेटिव लुईस बेस, तो होगा क्या कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएगी तो हमें क्या मिलेगा? CO नेगेटिव चार्ज, फिनाइल रिंग और यहाँ पर बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट है ना। अब क्या होगा? ये यहाँ अटैक करेगा तो हमें क्या मिलेगा? ओके, सिंपल है, पैटर्नो-बच रिडक्शन रिएक्शन। और ऐसा आपको कहाँ लग रहा है? ये रहा C। ओके, कोई इसमें इतना बड़ा तीर नहीं मानना है हमें। Which of the following dienophile react with cyclopentadiene in the thermal Diels-Alder reaction? अब इसके अंदर मैंने कुछ आपको एक बात सिखा दूं कि डाइन्स एंड डाइनोफाइल को आइडेंटिफाई कैसे करो। जो डाइन्स होगा ना बेटा वो इलेक्ट्रॉन रीच होगा, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। और डाइनोफाइल्स होगा ना वो इलेक्ट्रॉन पुअर होगा, मतलब कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, तो ये एक्सेप्टर होगा। अब रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्डर ऑफ डाइन्स टॉवर्ड्स मैलेइक एसिड की तरफ। अब ये मुझे एक जगह से मिली है, हो सके तो इसको याद रख लेना। अब ये देखो OMe, फिर यहाँ है Cl और ये है रिएक्टिविटी ऑफ डाइनोफाइल्स। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन रीच है, ये कंपैरिजन में दिस की। और दूसरी एक बात ये नोट करके रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा अल्कीन की जो डाइनोफाइल हो उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। और अगर
डाइन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो रेट फास्टर होगा। चलो ऐसा क्यों? अब ये जो डाइनोफाइल है वो क्या है? डाइनोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ओके, जो विड्रॉ करना जानता है, तो जल्दी से एक्सेप्ट कर पाएगा। डाइन्स क्या है? तो इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो डाइन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो जल्दी से किसी को दे पाएगा। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन इसके ऊपर से निकाल सकते हैं। सीस अल्किन इज मोर फेवरेबल देन ट्रांस, मतलब सीस जल्दी से रिएक्शन देगा डायसल्फाइड कंपेयर टू ट्रांस। ये जरा याद रखना। अब आपको क्या पूछा है इसके अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाइनोफाइल विथ रिएक्ट फास्टर विथ साइक्लोपेंटाडाइन। साइक्लोपेंटाडाइन। अब साइक्लोपेंटाडाइन मतलब ये साइक्लोपेंटा और ये हो गया डाइन। अब ये जो है डाइन है, ओके, ये क्या है? हमारा डाइन है। ऑलरेडी कह दिया, इलेक्ट्रॉन रिच है, देखो डबल बॉन्ड है, और इसमें देखो सिंगल डबल बॉन्ड है। तो ये जो है हमारा डाइनोफाइल हुआ। तो अब आपको डिसाइड क्या करना है कि इसमें से कौन फास्टर रिएक्शन देगा, वो आपको तय करना है। अब देखो ये जो है ना, इसको हो सके तो इसके साथ भी कंपेयर कर लेना। ओके, इसमें Cn नहीं, ये रहा, Cn के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। अब देखो क्या क्या दिया है इन्होंने, डबल बॉन्ड CN, ये जो है वो सिमेट्री है, वो सबसे फास्टर देगा। इसके बाद सीस वाला देगा, मतलब ये सीस। इसके बाद ट्रांस देगा, CN ट्रांस, और इसके बाद नॉर्मल जो है वो हमें देगा। ओके, ये ज़रा याद रखना इसके अंदर कि भाई सीन जो होगा सिमेट्री स्ट्रक्चर होगा, ये सिमेट्री है ना, बीच से काट दो तो सिमेट्री स्ट्रक्चर फास्टर, उसके बाद सीस, उसके बाद ट्रांस और उसके बाद नॉर्मल। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा? डी। हालांकि सब में ग्रुप सेम रखा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो अभी तो आप उसे अप्लाई नहीं कर पाओगे, किसे? इसे, पर हो तो इसलिए निकाल के रखा था। साइंटिस्ट वो फर्स्ट यूज्ड द टर्म पॉलीमर्स, किसने पॉलीमर टर्म्स पहले यूज किया था? बर्जेलियंस। बर्जेलियस ने सबसे पहले पॉलीमर वर्ड यूज किया था। अब ये जो श्रोडिंगर है ना, वो श्रोडिंगर का नाम आपने सुना होगा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। कैरोथर्स एंड डाल्टन। कैरोथर्स आपने ऑर्गेनिक में इसका नाम सुना होगा, और डाल्टन आपने सबसे पहले एटम में नाम सुना होगा और उसके बाद एसिड बेस में नाम सुना होगा। पर जो टर्म है ना पॉलीमर्स, ये सबसे पहले बर्जेलियस ने ये टर्म को दिया था। पॉली प्लस मर, मैनी यूनिट्स कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म पॉलीमर्स। जर्मेनियम ड्रॉप्ड विथ आर्सेनिक। चलो, जर्मेनियम मतलब Ge और आर्सेनिक मतलब AS। अब ये टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का है। अब देखिए, आपको एक चीज़ कह दूँ कि जर्मेनियम आर्सेनिक तो छोड़ो, पर मैं ये कहूँ कि आपको सिलिकॉन प्लस बोरॉन दिया हो और सिलिकॉन प्लस फॉस्फोरस दिया हो, ओके। अब आपको ये पता है कि सिलिकॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटर शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। बोरॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो बोरॉन के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फॉस्फोरस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। तो आप सोचो कि यहाँ पर आपको ये कहा गया है कि अगर इन दोनों का डॉपिंग करोगे आप, मतलब इन दोनों को मिला के आप कोई कंडक्टर बनाओगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि टोटल कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 8 से कम है, 8 से कम है, तो 8 से अगर कम है तो इसे कहोगे पी टाइप ऑफ कंडक्टर। ये जो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोला गया है ना, वो क्यों? पी मतलब पॉजिटिव,
8 होने चाहिए थे, 8 से कम है, इसीलिए पी टाइप। अब इसके अंदर आप देखो तो इसका 4 + 5 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। होने कितने चाहिए? 8। 8 से एक बढ़ गया इसीलिए नेगेटिव टाइप, मतलब एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, वो ये वाला। अब आपको पता है कि आर्सेनियस जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन है, जर्मेनियम जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों को आप मिला दो तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। होने चाहिए थे 8, 8 से एक ज़्यादा है, इसका मतलब आप इसे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहोगे। ओके, ऐसे बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप किसी को भी करवा सकते हो कि ऐसे। और ये क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, आपको ग्रुप नंबर पता होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, दोनों का सम कर दो और फिर 8 से ज़्यादा या कम, इस हिसाब से आप इसको तय कर सकते हो। द आयन हैज़ अ हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी होगा। आइए, मोबिलिटी मतलब स्पीड। तो आप सोचो कि Cl - Ca+ टू Al+3 और H+, इसमें से फास्टर कौन भागेगा? तो साइज पर भी डिपेंड है, चार्ज पर भी डिपेंडेंट है ना। तो आपको पता है कि इसकी साइज सबसे छोटी है और कंफर्टेबल है, जल्दी से मूव करता करता निकल जाएगा, और इसीलिए हम ये कहेंगे कि इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो इन चारों में हाईएस्ट होगी। The type of hydrogen bonding in organic compound can be distinguished by taking the spectra after dilution with. Okay, इसका मतलब क्या है? कोई एक कंपाउंड है, सोचो कि CHCl3, तो इसके अंदर नॉर्मल आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ओके, तो अगर आप इसका स्पेक्ट्रा ले रहे हो और आपको प्राइमरी, या तो फिर ऐसा सोचो कि आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइंस है। ओके, या तो आप ऐसा सोचो कि आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल प्लस पैरा नाइट्रोफिनॉल है। तो आपको अगर इसके बीच में डिस्टिंग्विश करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से, आपको पता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर इंट्रा H बॉन्डिंग होती है और पैरा नाइट्रो के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है। ओके, अब अगर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की डाइल्यूशन करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोई वेरिएशंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब एक पैरा नाइट्रोफिनॉल दूसरे पैरा नाइट्रोफिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो इसके बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकर होगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूशन करोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकर होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर जाने लगे। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डाइल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि डाइल्यूशन करने से इंट्रामॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस तरह इसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो अब डाइल्यूशन करोगे तो इसे क्या फ़र्क पड़ेगा? मॉलिक्यूल खुद के साथ ही बना रहा है। तो यहाँ मैंने 2-3 चीज़ें साथ में कह दिया आपको कि डाइल्यूशन से इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर फ़र्क पड़ेगा। तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम इस तरह। अब पूछ रहे हैं कि किससे डाइल्यूशन करोगे? क्या वाटर से किया जा सकता है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर खुद एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, वो क्या डिस्टिंग्विश कर पाएगा? मिथाइल अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं? नो, क्योंकि वो भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? एसीटोन? कभी नहीं, क्योंकि एसीटोन के अंदर CO है, वो किसी के साथ H बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि ऐसा कोई मिल गया तो वो भी डिस्टिंग्विश नहीं करेगा। पर कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे अगर हम नॉन
पोलर सॉल्वेंट को यूज़ करेंगे तो वो सामने वाले के हाइड्रोजन बॉन्ड को वीकर बनाएगा जैसे जैसे डाइल्यूशन करोगे। तो आंसर हमारा क्या होगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। दोस्तों कब से मैं वीडियो बनाने की चाहता था, कितनी पीपीटी बना के रख दी है। अभी मुझे आपको 16 वीडियो देना है 101, पर हुआ क्या कि सिस्टम में पता नहीं। अब ये सब टेक्निकल है, टेक्निकल के लिए एक आदमी चाहिए, एडिटर चाहिए, रिकॉर्डर चाहिए, अपलोड करने के लिए चाहिए, वगैरह वगैरह, थंबनेल बनाने के लिए चाहिए। पर ये टेक्निकल ही ख़राब हो गया और इसीलिए मैं ये कब से अपलोड करना चाहता था, वीडियो ही शूट नहीं हुआ। अभी पता है कितने बजे हैं, पर ये अभी दिखा कि सिस्टम अच्छे से शुरू हो गए तो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए जल्दी से दूसरे दे देता हूँ। टोटल मैं आपको 101 लेक्चर दूंगा। ओके, लेक्चर वाले में वो 17 एक्स्ट्रा डाले हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। टोटल 101 दूंगा और 85 या 14 84 दे दिए हैं। ओके, 101 तो दूंगा। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद, शुभ रात्रि।